नमस्कार, मैं राजेंद्र कानूनगो साधना न्यूज़ से। आप देख रहे हैं साधना न्यूज़ का ख़ास कार्यक्रम शख्सियत, सफ़र ज़िंदगी का। शख्सियत में हम ऐसे शख्स की आवाज़ आप तक पहुंचाते हैं, ऐसे शख्स के अनुभव आप तक पहुंचाते हैं जो शख्स से शख्सियत तक हासिल कर चुके हैं। आज आपके सामने मैं जिन माननीय को मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूं, उनकी संघर्ष की गाथा कमज़ोर नहीं है कहीं से। काफ़ी संघर्ष के बाद उन्होंने ये मकाम हासिल किया है। वैसे भी कोई भी बड़ा मकाम हासिल करने के लिए संघर्ष बहुत ज़रूरी है। संघर्ष के बिना आदमी ऊंचाइयों को छू नहीं सकता। आज ऐसे शख्स जिनकी आवाज़ विधानसभा में जब गूंजती थी, या मैं कहूं कि जब वो दहाड़ते थे, तो चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सब एक सुन्न होकर के उस आवाज़ को सुनते थे। और जब ज़्यादा स्थिति विधानसभा में शोरगुल की बनती थी, तब उनको खड़ा करके जब वो बोलते थे तो चारों तरफ सन्नाटा छा जाता था। ऐसी शख्सियत हमारे सामने आज रूबरू आप उनसे हो रहे हैं। मैं आपका परिचय कराता हूं। पूर्व विधायक माननीय शंकर लाल जी तिवारी, जो भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर 3 बार चुनाव लड़ कर के और सदन में पहुंचे थे और अपनी उपस्थिति सदन में दर्ज कराई थी। तिवारी जी, आपको सादर नमस्कार करता हूं। प्रणाम। नमस्कार कानूनगो जी। तिवारी जी, सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूं कि माँ शारदा के चरणों में बसी हुई नगरी सतना से आप विधायक रहे और विधानसभा में पहुंचे। 1 बार, 2 बार, 3 बार आप विधायक रह कर के विधानसभा में पहुंचे और विधानसभा में अपने क्षेत्र की अपनी आवाज़ बुलंद की। विकास के मुद्दों पर क्षेत्र में क्या होना चाहिए, ये चीज़ सामने लेकर के आए और अपनी पार्टी को भी आपने विधानसभा में प्रोटेक्ट किया और अपने क्षेत्र का भी आपने विकास किया। तो कुछ अपनी संघर्ष गाथा के बारे में, जहाँ से आपने शुरू किया और यहाँ तक आप पहुँचे, जो आज आपका नाम पूर्व होने के बावजूद भी वर्तमानों से ऊपर लिया जाता है, तो कुछ हमारे दर्शकों को ये प्रेरणा स्वरूप आप कुछ बताएंगे? आपके अनुसार ही सबसे पहले तो शारदा मैया, मैहर वाली माई को सबकी ओर से, दर्शकों की ओर से प्रणाम करता हूँ। आपके दर्शकों को, साधना न्यूज़ चैनल्स के जो सुधी दर्शक हैं, उनको प्रणाम करता हूँ। आपने मुझे बुलाया और इतना मान दे रहे हैं, उसके लिए भी आपका आभारी हूँ। मैं संघर्ष गाथा को क्या गाऊँ, क्योंकि मैं बहुत सामान्य घर का व्यक्ति था। ये ठीक है कि मेरे पिताजी की प्रतिष्ठा समाज में थी और वह प्रतिष्ठा उस युग में अन्य प्रकार से विद्वता से अर्जित की जा सकती है, पर मैं सामान्य घर का ही था और खेती हमारे यहाँ का पूर्व व्यवसाय था। मैं सतना शहर में ही पैदा हुआ। मेरी 4-5 सतना बस्ते से ही मेरे ग्रैंडफादर्स आ गए थे सतना। तो सतना से हम लोगों का जुड़ाव जन्मभूमि जैसा जुड़ाव रहा। महाविद्यालय तक गया, बीएससी कर रहा था। छात्र आंदोलन हुए, उसमें थोड़ी भागीदारी हुई। विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता के रूप में मैं काम कर रहा था। उस समय बहुत फेज न मेरे जनसंघ का था न विद्यार्थी परिषद का था। पर आज तो विद्यार्थी परिषद देश का सबसे बड़ा छात्र संगठन है।
मुझे गौरव महसूस होता है। जी। और इसी तरह जनसंघ भी आज आप देख ही रहे हैं कि देश के अंदर और राज्यों में भी जनसंघ का अपना जो चला काफिला वो कहाँ तक पहुँच गया। जी। उसी काफिले में और छोटी उम्र में मैं कहूँगा, मैं 23 वर्ष की उम्र में और इमरजेंसी में बंद कर दिया गया था। अच्छा जी। 23वां वर्ष मेरा लगा था, 23 पूरा नहीं हुआ था। और उसी वर्ष मेरी शादी भी उसी समय हुई थी। मैं रात को बारात थी, सुबह लौट करके आया और हम लोगों का एक कार्यक्रम होता है परछन का। हाँ, परछन। बहू का परछन, माता बहनें परिवार की महिलाएं, उसी समय पुलिस आदम की। और ऐसा कुछ अपन ने किया नहीं था। अब 23 साल का लड़का सतना जैसे छोटी जगह में कितना बड़ा मैंने खतरा हो सकता था देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए, मेरे को समझ में नहीं आया कि उसके पहले मैंने तमाम आंदोलनों में गिरफ्तारियां दी थी, तमाम बार जेल जाने का काम मैंने किया था। इसलिए कि सर्वप्रथम भारतीय जनसंघ का जो संगठन युवकों में नहीं था। अगर आप जनसंघ को पढ़ेंगे तो इतिहास में ये है कि जनसंघ हमेशा यंग विंग बनाने में संकोच करती रही, इसलिए कि विद्यार्थी परिषद एक बहुत बड़ा संगठन था और युवकों के बीच में जिस ढंग से उस समय युवक कांग्रेस चल रही थी और स्टूडेंट फेडरेशन कम्युनिस्टों की चल रही थी, समाजवादी जनसभा, सोशलिस्ट पार्टी की, जनता दल, लोक दल, ये सब बनते रहते थे, संसोपा, प्रशोपा। तो उस समय भारतीय जनसंघ का कोई युवा विंग नहीं था। और मेरा सौभाग्य रहा कि परम पूजनीय नानाजी देशमुख, जिनके नाम से आज चित्रकूट भी जाना जाता है और देश की कई विधाएं जानी जाती, वो उस समय पार्टी के अखिल भारतीय जनसंघ के महामंत्री थे। और उन्होंने पार्टी के अंदर चर्चा करके वरिष्ठ नेतृत्व से मनाया कि नहीं, हमको अपने यंग विंग खड़ा करना चाहिए। और प्रथम बार, क्योंकि उस समय देश के अंदर मध्य प्रदेश जनसंघ का संगठन मजबूत आज भी माना जाता है। देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की तरफ पूरे देश के कार्यकर्ता देखते हैं और अनुसरण करते हैं, आदर्श माना जाता है मध्य प्रदेश। उस समय जनसंघ के समय भी ये उपलब्धि तो माननीय कुशाभाऊ जी ठाकरे, प्यारेलाल जी खंडेलवाल और आदरणीय नारायण प्रसाद जी गुप्ता, इन सब लोगों के कारण, आदरणीय सारंग जी और भी तमाम संगठन मंत्री रहे और नेता रहे, मनी कैलाश जी, माननीय पटवा जी, ये सब के कारण मध्य प्रदेश अपना एक स्थान जनसंघ के अपने अंदर रखता था। पर जब युवा शाखा बनी तो स्वाभाविक है कि जहाँ थोड़ी काम होगा पार्टी का, नई नई पार्टी थी, वहीं से स्टार्टिंग होगी। जनसंघ की शुरुआत उत्तर प्रदेश से हुई थी, पहली बार पंडित दीनदयाल जी के उपाध्याय की उपस्थिति में। युवा संघ एक संगठन बनाया गया, भारतीय युवा संघ। आपको ध्यान होगा कि एक तेज सिंह जी सेंधव विधायक रहे और अपने जमाने के इंदौर के बड़े छात्र नेता भी रहे। और मेघराज जी जैन का भी मैं यहाँ नाम लेना चाहूँगा, उनका नेतृत्व हमें हमेशा मिला, बड़ा प्यार मिला। वो राज्यसभा के सदस्य भी रहे, गौ संवर्धन बोर्ड के शिवराज जी की सरकार के समय अध्यक्ष भी रहे। और वो मैंने माननीय ठाकरे जी, प्यारेलाल जी की श्रृंखला में प्रदेश के अंदर संगठन करने में यदि कोई नाम अगर और लिया जाए ठाकरे जी और माननीय खंडेलवाल जी के अलावा, तो माननीय मेघराज जी का नाम ही तमाम लोग जो दूसरी पीढ़ी थी वो ले पाएगी। और उनके नेतृत्व में हम लोगों ने खड़ा किया। रतलाम में पहली बार मध्य प्रदेश के अंदर युवा संघ का गठन हुआ। उस समय मैं 23 का भी नहीं था, उस समय मैं 20 उसका रहा हूँ। और मेरे को 2 लोगों को मध्य प्रदेश भर की जो बैठक हुई थी, कोई गठन तो था नहीं, सतना जिले से 2 लोगों को बुलाया गया। एक मेरे स्वर्गीय वरिष्ठ मित्र थे, लालचंद जी बसंतानी पत्रकार थे, और मुझे पता नहीं क्या दैवयोग था, महाकाल की क्या कृपा थी, सब ही नचावत राम गोसाई। वहाँ पर मुझे खबर भी नहीं, मेरे स्वप्न में सोच भी नहीं। ये ठीक था, मैं संघ का स्वयंसेवक था, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का विद्यार्थी परिषद के नाते काम किया था और जनसंघ के समर्थक था, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं, मेरा पूरा परिवार था। पर उसके बावजूद मुझे कल्पना नहीं थी कि मैं इतनी जल्दी और कोई पद वद, पर वहाँ पर मुझे युवा संघ का प्रदेश सचिव बना दिया गया। अब देखिए कितना भय था
युवक कांग्रेस की उस समय की जो काम करने की पद्धति थी, स्टेशनों में लूटपाट, अगर किसी प्रदर्शन में जा रहे हैं तो वहाँ आपस में लट्ठम लट्ठ, ये सारा देख करके हमारे वरिष्ठ नेता बहुत अनुशासित और बहुत ही समाज के अंदर दूसरे ढंग की पार्टी हम दिखें, इस दृष्टि से युवा शाखा बना नहीं रहे थे। पर नाना जी की अपनी कला कि उन्होंने सबको मंजूरी ले ली और उसका नाम भारतीय युवा संघ रखा। और जो उसका पहला गठन हुआ मध्य प्रदेश में, उसमें माननीय तेज सिंह जी सेदो मेरे अध्यक्ष नहीं बनाए गए। उस समय जनसंघ ने कहा कि ये हमारी यंग विंग में कोई अध्यक्ष नहीं होगा, महामंत्री नहीं होगा, प्रधान सचिव होगा। जो हमारा प्रदेश का मुख्य, जिसको अध्यक्ष कहते हैं दूसरे संगठनों, उसका पदनाम होगा प्रधान सचिव। और प्रधान सचिव के बाद हर संभाग और 1.5 संभाग 2 संभाग को मिला के 4 सचिव होंगे, 5, और एक निधि सचिव होगा जो सो कॉल्ड कोषाध्यक्ष अन्य संगठनों में, और एक संगठन सचिव होगा। हम सबका सौभाग्य था कि हमको उस युवा अवस्था में, जब हमें कुछ नहीं आता था, मेघराज जी जैन इंदौर के हैं और पूर्व राज्यसभा सदस्य हैं, उनका हम लोगों को संगठन सचिव के नाते नेतृत्व मिला। और हमारे उस पूरी कंपनी में सत्यनारायण जी जटिया और राज चड्ढा, ईश्वरदास जी रोहानी जबलपुर से, उस समय छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश एक था, आपने समय दिया है, उन साथियों का स्मरण कर लूँ, डॉक्टर रमेश अग्रवाल, पटवा जी के मंत्रिमंडल में ये पहली बार जब छत्तीसगढ़ था तो शिक्षा सचिव बने थे। और डॉक्टर डीपी अग्रवाल, इस तरह 5, 7, 8 लोगों की कमेटी बनाई गई और उसने मध्य प्रदेश में काम खड़ा किया। कालांतर में इमरजेंसी लगी और इमरजेंसी में, जैसे कि मैंने बताया कि सब लोगों को बंद किया गया, हम भी बंद हुए। और इमरजेंसी के दौरान ही हम छूट नहीं पाए थे, तमाम लोगों की रिहाई छूट हो गई थी, पर हम अंत में छूटे। और इसलिए मुझे याद है कि जब मैं जेल में था तभी माननीय मेघराज जी का संदेश मिला कि भाई भारतीय युवा संघ का नाम बदल रहे हैं, जनसंघ का मर्जर हो रहा है जनता पार्टी के रूप में, और इसलिए इसका नाम भारतीय जनता युवा मोर्चा कर रहे हैं। और उसके बाद निरंतर मैं प्रदेश का महामंत्री, प्रदेश का उपाध्यक्ष, प्रदेश का मंत्री, युवा मोर्चा ही मेरा सच कहिए तो प्रशिक्षण क्षेत्र रहा और संघ का मैदान, और निरंतर आंदोलन प्रदर्शन, निरंतर विपक्ष में रहने का अवसर मिला, जिससे एक कार्यकर्ता का जुनून और जनता की पीड़ा और जन आंदोलन, ये सीखने का अवसर जो आज के युवकों को शायद नहीं मिल पा रहा, जो आज का वातावरण ही पता नहीं क्या हो गया है, पर हम लोगों को जुनून मिला। नहीं तो उस समय कांग्रेस ही सब कुछ थी, कांग्रेस के विरुद्ध बोलना अपराध माना जाता था समाज में, आज़ादी वही लेके आए, एक धारणा बना दी गई थी जबरन में। तो जनसंघ में काम करना कितना कठिन रहा होगा आप कल्पना कर सकते हैं। पर विधानसभा की यात्रा आपकी किस प्रकार से शुरू हुई और विधानसभा मैं पहली बार विधानसभा पहुंचा 2003 में। 2003 में भारतीय जनता पार्टी का मुझे टिकट मिला और भारतीय जनता पार्टी के टिकट में मैं अपने क्षेत्र की जनता के आशीर्वाद से, गरीबों के आशीर्वाद से, अपने साथियों कार्यकर्ताओं के आशीर्वाद से, नेतृत्व के आशीर्वाद से मैं विधायक बन करके आया। और 2003 से 2018 तक, फिर मैं 2003 के बाद 8 का भी चुनाव लड़ा, पार्टी ने लड़ाया, मैं जीता, और 13 का भी लड़ा, जीता। अभी 18 में ये चुनाव मेरे को खोना पड़ा, और जिसका मुझे व्यक्तिगत तो खेद नहीं है, पर पार्टी की एक टिकट मैंने ले करके जीत नहीं दिला इसका मन में नहीं। लेकिन आपका प्रयास पूरा जनता के प्रति जो कमिटमेंट रहे हैं आपके, जनता के प्रति जो आपके प्रति जो वादे रहे हैं, जो विकास के मुद्दे रहे हैं जनता के लिए, वो कहीं से कम नहीं हुए। विधानसभा चुनाव किस कारण से हम नहीं जीत पाए, ये एक अलग कोई खोज का विषय हो सकता है, लेकिन आपकी मेहनत में आप कहीं पर भी कोर कसर नहीं छूटी, ये निश्चित है। पर मुझे प्रसन्नता है, हो गया, मुझे प्रसन्नता है कि मैं जितने दिन भी विधायक रहा उतने दिन मुझे शिवराज सिंह जी का नेतृत्व मिला।
और भी कोई नेतृत्व मिलता तो हो सकता है वो और अच्छा होता। पर शिवराज सिंह जी की मैं इसलिए यहाँ चर्चा कर रहा हूँ कि मैं सामान्य घर से था और वो कहते हैं ना हाई प्रोफाइल लो प्रोफाइल क्या कहते हैं, मैं तो उसको समझ में नहीं पाता कि कौन से कोई हाई प्रोफाइल हो जाएगा। कार वार खरीद ले तो हाई प्रोफाइल लगते हैं लोग, महंगी वाली कार अगर है उसके पास तो हाई प्रोफाइल, और नहीं लो प्रोफाइल अगर मोटरसाइकिल से घूम रहा है। मैं पूरे 15 साल मोटरसाइकिल से ही अपने क्षेत्र में घूमा और मैंने पूरा प्रचार चुनाव का हमेशा, मेरे क्षेत्र के लोग जानते हैं, मैंने पैदल किया। पूरे 15 साल मैंने कभी गनमैन की सेवाएं नहीं ली। पूरे 15 साल मैं स्लीपर में चलता रहा। रीढ़ की हड्डी टूटने के बाद एक एक्सीडेंट में मुझे सबने बाध्य किया और भावुक होकर कि भाई साहब आपकी रीढ़ में तकलीफ होती है, आप अब तो मान जाओ। और ये मैं इसलिए नहीं कर रहा था कि उससे कोई शासन का बहुत धन बच जाएगा, मैं इसलिए कर रहा था कि मुझे अपने कार्यकर्ता को जिंदा रखना था कि मैं जिस परिस्थिति से आया हूँ, जिस परिस्थिति से आया हूँ, जिस वातावरण से आया हूँ और जो सम्मान समाज ने मुझे दिया, बिना 1 रुपए खर्चा किए, कोई भी पता लगा ले, झूठ बोलने का कोई मतलब नहीं है, सत्य बोलने का। मैंने कभी चुनाव में अपने घर का या मेरे परिवार रिश्तेदार कभी किसी ने 1 रुपए खर्चा नहीं किया। जो खर्चा किया या तो पार्टी ने सहयोग किया और या तो मेरे मतदाता ने स्वयं सारा तैयारी इंतजाम कर लिया और मैं चुनाव जीता। ये उनके प्रेम का और उनकी भावनाओं का ही प्रतिफल रहा कि आप 3 चुनाव आप जो है वो वहाँ से सतना से जो है वो निकाल पाए और लगातार आप दबंगियत के साथ आपने अपने विधायक होने का फर्ज जो है वो निभाया। तिवारी जी, एक छोटा सा प्रश्न है मन में कि 3 बार के विधायक होने के बावजूद भी कहीं मंत्री परिषद में अपने को स्थान नहीं मिल पाया, इस बात का कोई, वैसे तो ये मुख्यमंत्री का अधिकार क्षेत्र है कि वो किसको लेता है किसको नहीं लेता है, पर फिर भी कहीं आप को ऐसा मन में नहीं लगा कभी कि भाई ऐसी स्थिति क्यों निर्मित हुई और मेरे मन में इस चीज़ का मलाल तो नहीं कहीं? मैंने शुरू में कहा कि मेरा सौभाग्य था कि मुझे शिवराज जी जैसे और संवेदनशील नेता के साथ काम करने का अवसर मिला विधायक के नाते। और शिवराज जी ने कभी व्यक्तिगत रूप से क्षेत्र के कामों के रूप से कभी अनुभव ही नहीं होने दिया कि हम मंत्री होते तो कुछ और विशेष कर लेते और मंत्री नहीं है तो हमारे डिजिग्नेशन में, हमारे काम में, हमारे क्षेत्र के विकास में कोई बाधा आ रही है। और चूंकि मैं जानता था, पुराना कार्यकर्ता था, विधायक थोड़ी देर से बना पर संगठन का काम करता रहा कि अटल बिहारी वाजपेयी हिंदुस्तान के अंदर यूपी में हम लोग जब यंग थे तो देखते थे कि 150-150 सवा-सवा मंत्री बनते थे, सवा-100 मंत्री बनते थे। ये स्थिति पर जब देश के कोई समर्पित नेता कुछ होता है तो कुछ करता है। और अटल बिहारी वाजपेयी तो गलियों, देश की गलियों के सदाबहार नेता थे और इस नाते जब वो प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने तमाम काम किए, पर उन्होंने एक परिवार नियोजन कर दिया मंत्रिमंडल का भी, और उन्होंने कह दिया कि सदन की संख्या का 10% ही मंत्री बन सकता है। तो कई बार नेतृत्व को, पार्टी को 10% में सभी जो संभाग, सभी जिला एडजस्ट करना एक बड़ी समस्या बनती थी। और इसलिए मंत्री कोई बने न बने, यदि वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बन गया है तो उसका लोक परलोक दोनों सुधरता है। और समझ लीजिए कि हमने कोई पुण्य किया है पूरे जीवन में कि इस जीवन में समाज में काम करने का अवसर मिला और साथ ही में भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी में और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसे संगठन में हमको काम करने का अवसर मिला। मैं आपको बता रहा हूँ कि शिवराज जी से क्यों मैं इतना आनंदित हूँ। विधायक हो न हो, बहुत विधायक होते हैं, कुछ नहीं, पर मेरे सतना की स्थिति बहुत खराब थी। सतना में स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं, शिक्षा सुविधाएं नहीं, और रीवा संभागीय जिला होने के नाते यदि कभी पिछली सरकारों में कांग्रेस के ज़माने में कुछ होता था तो स्वाभाविक है कि DIG वहाँ, IG वहाँ, कमिश्नर वहाँ,
मेडिकल कॉलेज वहाँ, इंजीनियरिंग कॉलेज वहाँ, रीवा में तो ये सब था। पर सतना में एजुकेशन जो सामान्य आदमी की ज़रूरत है, स्वास्थ्य जो सामान्य आदमी की ज़रूरत है, वो नहीं था। पर सौभाग्य रहा मेरा कि आज सतना में शिवराज सिंह जी की कृपा से और सरकार की कृपा से आज सतना में मेडिकल कॉलेज 90% बन चुका है। आज सतना में नर्सिंग कॉलेज, पहले मेरे यहाँ की लड़कियाँ ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर जाती थी, आज सतना में नर्सिंग कॉलेज प्रारंभ है। वो उसमें पढ़ना की वजह से जो भी बता रहा हूँ ये सब शुरू है। और इतने ही नहीं, स्मार्ट सिटी सतना के बारे में आप भी कानून को साहब, आप पूरे मध्य प्रदेश का एक एक नस जानते हैं, एक एक वेंस जानते हैं। और सतना को स्मार्ट सिटी जब शिवराज जी ने दिया, आप तो वही रहते थे, तो मुझसे कहा कि शंकर तिवारी जी देखो सतना जैसे कितने ज़िले हैं, पर इसके बावजूद भी मैं तुम्हारे सतना को स्मार्ट सिटी बना रहा हूँ। मैंने उनकी कृतज्ञता ज्ञापित करी, मेरे नेता थे और मैं उनको क्या कर सकता था। तो सच ये है कि काम की दृष्टि से हमारे यहाँ बाणसागर का पानी आ गया। अभी भी मुख्यमंत्री जी ने मुझे आश्वस्त किया है, पिछले दिनों में मिला था, कि बरगी का पानी जो पिछले कई वर्षों से हम लोग आशान्वित हैं कि हमारी धरती सिंच जाए, हमारा खेती प्रधान जिला है, तो बरगी का भी पानी उन्होंने 23 तक देने की बात कह दी है। और मुझे विश्वास है काम बड़ी तेजी से चल रहा है। तो जो काम हुए हमारे साथ, जिस तमन्ना को लेकर हम हाउस में पहुंचे थे, मेरा सौभाग्य रहा कि मेरे नेतृत्व ने सदन में मुझे 9 बार राज्यपाल का जो अभिभाषण होता है उसमें कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए जो 2 घंटे 2.5 घंटे अवसर मिलता है विषय को प्रस्तुत करने में, वो मुझे प्रथम वक्ता के रूप में और मेरी पार्टी ने दिया। और मेरी पार्टी इससे ज़्यादा मुझे क्या दे सकती थी। बिल्कुल। और इसलिए जो मिला है वो जो मिला है वो कम नहीं है, पद से कहीं कम नहीं, और जो नहीं मिला उसका कोई गम नहीं है। कोई गम नहीं है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने। जो मिला वो कम नहीं है, जो नहीं मिला उसका गम नहीं है। अब यदि तिवारी जी भविष्य को हमने देखा नहीं है, भविष्य के हम बात भी करना चाहिए, लेकिन यदि पार्टी और कुछ दायित्व आपको यदि ऐसे टाइम में सौंपती है, आपकी कर्मठता को, आपकी जो जीवटता है उसको देखते हुए, तो आप क्या समझते हैं उसको किस तरीके से और कैसे निभाने के लिए आप तत्पर रहेंगे? कोई भी कार्यकर्ता जब कोई दायित्व मिलता है तो उसके सौभाग्य का सितारा बुलंद होता है और उसको सहज रूप से आत्मिक आनंद और संतोष प्राप्त होता है। यदि मुझे कोई भी काम पार्टी का कभी भी मिला है, पार्टी ने जो काम दिया उसे अपनी क्षमता अनुसार और जी जान से करने का प्रयास किया है। और अभी भी मैं 24 घंटे पार्टी के लिए काम करता हूँ। न मेरा कोई उद्योग है, न मेरी कोई दुकान है, न कोई व्यापार है, खेती है। और वो खेती भी आजकल स्वयं तो इस उम्र में कर नहीं सकता और इसलिए बच्चे देखते हैं, अन्य लोग देखते हैं। तो मैं तो जितना जीवन की जो सांसें बची हैं और जब तक जीवन है तब तक पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में, चूंकि मैंने कहा कि लोक पर लोक दोनों बनाने के लिए मेरी पार्टी पर्याप्त है, क्योंकि इसी पार्टी के नेता ने कहा है कि रोजी रोटी और मकान ही नहीं, दीनदयाल जी ने कहा कि रोजी रोटी और मकान ही नहीं, इस देश की जनता की आवश्यकता मोक्ष भी होती। और इसीलिए उन्होंने एक आत्मता का भाव दिया और उन्होंने पार्टी को कहा कि अंत्योदय, और जो पीछे की पंक्ति में खड़ा उसका उदय होना चाहिए। दरिद्र नारायण की सेवा होनी चाहिए। दरिद्र नारायण ही हमारा जीवित नारायण है। और इसलिए कार्य को अंतिम क्षण तक करने का प्रयास प्रभु की कृपा से, पार्टी के वरिष्ठ जनों की कृपा से, सहयोग की कृपा से करने की इच्छा है। रही बात पद और दायित्व की, तो पार्टी ने इतना दे दिया है कि मैं आपके पास बैठ करके और बातें कर रहा हूँ। आगे भी अगर कोई कार्य मिलेगा तो, और कार्य मेरे यहाँ सबको मिलता है, मिलेगा की बात ही नहीं है। आज भी पार्टी के तमाम कामों में मैं उपस्थित रहता हूँ, पर यदि कोई स्पेसिफिक काम करने का अवसर मिला तो मैं सोचूंगा कि मेरा जीवन सार्थक हुआ है और मैंने और भी सेवा का भाव, गरीब की सेवा, गरीब की लड़ाई,
आज बहुत ज़रूरत है, जब हम सत्ता में आ गए हैं, कि हमारा एक एक कार्यकर्ता अपना, अगर एक बार स्वार्थ छोड़ना भी पड़े, जिस तरह स्वार्थ छोड़ के हमने जनसंघ को खड़ा किया, जनता पार्टी बनी, जयप्रकाश नारायण जी के आंदोलन में हम सब शरीक हुए, 20 महीने जेल काटे, मुझे जेल के अंदर बेड़ियाँ लगी थी, मुझे जेल के अंदर आड़े पड़े थे, मुझे जेल के अंदर 3 महीने की सेल कन्फाइनमेंट, सो कॉल्ड काल कोठरी, उसमें रखा गया था। और जेल के अंदर ही कलेक्टर साहब की कृपा थी तो फर्जी मुकदमे भी और अन्य फालतू के लगा दिए, जिसमें फिर रस्तोगी आयोग की जांच हुई, सहाय आयोग बना था उस समय, शाह कमीशन, उसमें हम सब निकाल दिए। पर मैं तो इतना ही चाहता हूँ कि सेवा भाव बना रहे, और सेवा भाव अगर बना रहेगा तो समाज, ये समाज त्याग और सेवा की पूजा करती है। कुछ क्षण के लिए कोई हाई प्रोफाइल हो जाए, कुछ क्षण के लिए किसी को लो प्रोफाइल मान लिया जाए, पर यदि प्रभु उससे सेवा कार्य करा रहा है और निस्वार्थ सेवा कार्य करा रहा है, तो समाज में उसकी उपादेयता बनी रहेगी और उसके पास काम भी रहेगा। तिवारी जी, आजकल जो लोग राजनीति में हैं, उस समय की आपने जो शुरुआती राजनीति का दौर देखा और अभी वर्तमान जो राजनीति का दौर चल रहा है, ऐसे समय में जो युवक लोग हैं, क्योंकि आपने युवावस्था से ही आपने जो है वो सेवा के माध्यम से राजनीति में प्रवेश किया था, और तो आज के युवकों को जो राजनीति में आए हुए हैं या आना चाहते हैं, आप कोई संदेश देना चाहेंगे ताकि प्रेरणा उनको मिल सके? नए कार्यकर्ताओं के लिए और युवकों के लिए विशेष करके, जो वर्तमान समय में किसी भी दल में हो, मैं सबसे कहना चाहूँगा, क्योंकि भारत माता सबकी है, किसी भी पार्टी में रहो, अगर समाज के लिए काम करने निकले हो तो एक बात का बड़ा खतरा है, उसका लाभ भी है, उपयोग भी है, जो मुझे व्यक्तिगत लगता है। आज हम सब काम ऑनलाइन हो गए हैं, वर्चुअल, ऑनलाइन एंड डिजिटल। तो ये जिस क्षेत्र के लिए उपयोगी है, जिस क्षेत्र के लिए जरूरी है, मेरे नौजवान मित्रों, मेरे युवा साथियों, आगे आप सब चाहे जिस पार्टी में काम करो, इस देश की राजनीति आपको ही करनी है, और आपको इसमें सुचिता, आपको इसमें त्याग, और आपको इस क्षेत्र के प्रति विश्वसनीयता जो जनता में बुरी तरीके से घटी, मैं बिल्कुल एकदम साफ शब्दों में कहूँ, राजनीति में काम करने वाला सामने सामने सम्मानजनक भले किसी के रहे, पर समाज में बहुत अच्छी स्थिति नहीं बनी। इस स्थिति को वापस लौट आना है, और स्थिति ये है कि डिजिटल है मामला, सब ऑनलाइन है, सब वर्चुअल है। पर मैं आपसे आग्रह पूर्वक कहूँगा कि पहला काम पढ़ना लिखना, अपना एजुकेशन तो पूरा करिए जो करना है, और साथ ही साथ अगर आपको समाज में काम करना है तो समाज के जो महान लोग हुए हैं सभी क्षेत्रों के, उनको समय निकाल करके, और पूरे जो परिस्थितियां देश की राजनीति की बनी है, वर्तमान में बन रही हैं, आप बैठे हो, आपने कहा कि आप भविष्यवक्ता नहीं हो, पत्रकार ही दूरदृष्टि वाला है। हमको भी दूरदृष्टि पत्रकारिता क्षेत्र से ही मिलती है। मैंने एक लंबे समय तक पत्रकारिता में भी काम किया है। दैनिक युग धर्म का प्रकाशन जबलपुर से होता था, ये नागपुर से भी निकलता था, रायपुर से भी निकलता था, उसमें मैंने काम किया, वीर अर्जुन में मैंने काम किया। और इस नाते मैं एक बात जानता हूँ कि पत्रकार ही भविष्यवक्ता है, पत्रकार ही दूरदृष्टा है, और वो दूरदृष्टि कार्यकर्ता में भी आनी चाहिए, और कार्यकर्ता को एक बात नहीं छोड़नी चाहिए, जनता के बीच में संवाद, संपर्क और समस्याओं के लिए जूझना। अगर ये 3 चीज युवकों को याद रहेगी तो चाहे वो जिस पार्टी में रहे, जितने हाई प्रोफाइल लोग रहे आए, और उसको सितारे की तरह चमकने से कोई नहीं रोक सकता। संवाद, जनता के बीच में खड़े रहना, और उसकी छोटी छोटी बातों को भी अपने लिए महत्वपूर्ण मान करके उसके लिए जूझ जाना, उसको परिणाम देना, ये आवश्यकता है। अगर ये नहीं हुआ तो व्हाट्सएप अच्छी चीज़ है, फेसबुक अच्छी चीज़ है, फोटो छपना अच्छी चीज़ है, बैनर लगना अच्छी चीज़ है, पर फिर आम बाप का बेटा, सामान्य परिवार का बेटा
राजनीति नहीं कर पाएगा। अगर वो पोस्टर छपवाना है उसके लिए पैसे चाहिए, छपना छपाना है तो उसके लिए भी एक प्रयास चाहिए। और इस नाते यदि आपका जनता में संपर्क रहेगा तो मैं आपको सच कहता हूं कि अपनी उपयोगिता बनाइए और हर सवाल पर अपनी उपस्थित दर्ज कराइए। पार्टी आपको ढूंढेगी, आपको किसी से भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत अच्छे तिवारी साहब, आपने इतनी अच्छी बातें कही युवकों के लिए कि संपर्क, वो भी जीवित संपर्क जो है जनता के साथ यदि आपका है तो पार्टी आपको ढूंढेगी, आपको पार्टी को नहीं ढूंढना पड़ेगा। तो ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के सतना क्षेत्र के पूर्व विधायक शंकरलाल तिवारी जी, जिन्होंने अभी हमारे शख्सियत कार्यक्रम में सफ़र जिंदगी का, अपनी ज़िंदगी का पूरा सफ़र नामा जो है आपके सामने प्रस्तुत किया और ये बताने का प्रयास किया कि जीवन को किस तरीके से जिया जाता है, किस तरीके से अपनी उपयोगिता बढ़ाई जाती है और जनता की स्वीकार्यता किस प्रकार से हम प्राप्त कर सकते हैं। तिवारी जी, माननीय तिवारी जी, हम आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। आपने साधना न्यूज़ चैनल के लिए समय निकाला, उसके लिए हम कृतज्ञ हैं। आपका आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। सब दर्शकों को प्रणाम।